हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो एएमके के लिए जो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। सो मैंने इसमें 2 चैप्टर कवर किए हैं। पहले चैप्टर है उत्पाद, ठीक है, और लास्ट का चैप्टर 5th चैप्टर है संवर्धन, ठीक है। तो दोनों चैप्टर के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इसमें सारे मेंशन कर रखे हैं। तो आप ये कर लोगे तो 2 चैप्टर तो आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि 5th चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कंपलसरी। बाकी फर्स्ट चैप्टर से 1 क्वेश्चन आता है और कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है इस चैप्टर के या फिर 5th चैप्टर के। तो यहाँ से आपके 20 to 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे। बाकी एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें मैं आपके बाकी 20 मार्क्स कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस में आता है, विक्रय और विपणन में क्या क्या डिफरेंस है। और इसमें और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विपणन के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या हानियाँ होते हैं, विक्रय के क्या लाभ होते हैं, हानियाँ, तो आप खुद कर सकते हैं कवर, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए विक्रय और विपणन में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे विक्रय क्या होता है, केवल अधिक उत्पाद। विक्रय मतलब सेल्स का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा सेल्स हो के उस पर हम अपना ध्यान देते हैं। लेकिन विपणन का क्या होता है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भी देता है, लोगों के बिहेवियर पर भी ध्यान देता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस पहला हो गया। दूसरा, कंपनी पहले उत्पाद बनाती है और तब ये तय करती है उन्हें कैसे बेचा जाए, ठीक है। सेल्स में पहले प्रोडक्ट बना लिया जाता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि हाउ कैन वी सेल इन मार्केट, ठीक है। तो ये होता है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, लेकिन विपणन में क्या होता है, पहले मार्केट की कंडीशंस को समझते हैं, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम विपणन में पढ़ेंगे, विपणन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, तो वो इसी में आता है, ठीक है। तो सिंपल है। विक्रय में क्या होता है, पहले उत्पाद बना देते हैं, लेकिन विपणन में हम पहले आवश्यकताओं की ज़रूरत को समझते हैं और फिर उत्पाद बनाते हैं। फिर उसके बाद प्रबल अधिक बिक्री मात्रा की ओर उन्मुख होता है। और इसमें क्या होता है, लाभ पे होता है। सेल्स में क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा सेल कर सके वो होता है हमारा मेन गोल। बट इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। 4th पॉइंट है, नियोजन लघुकालीन तथा तत्कालीन उत्पाद बाजारों के अनुरूप होता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के, विक्रय शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। हम क्योंकि प्रोडक्ट बना के तुरंत बेच देते हैं, उसको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि मार्केट में कब चेंजेस आ जाए कब ना आ जाए हमें नहीं पता। लेकिन ये क्या होता है, विपणन क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। 5th पॉइंट है, विक्रेता के हितों की प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रेता को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। इसमें सेलर को दी जाती है विक्रय में, और विपणन में बायर्स को दी जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर विपणन मिक्स से आप क्या समझते हैं, इसके 4 तत्वों के नाम बताइए। विपणन मिक्स क्या होता है, देखो, वो सारे तरीके या निर्णय जिससे संस्था के बिक्री में क्या हो जाए, वृद्धि हो, उसे क्या बोलते हैं, विपणन मिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ गया होगा, मतलब सेल्स को अपनी बढ़ाने क्या कहलाता है, विपणन मिक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसके देखो क्या क्या तत्व होते हैं, ठीक है। विपणन मिक्स होता क्या है, ये मतलब अलग अलग लोगों ने बता रखा है, तो यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। अब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। पहला होता है प्रतियोगिता, कि कंपटीशन भी विपणन मिक्स को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। कंपटीशन के हिसाब से डिसीजन चेंज करने होते हैं कंपनी को अपने। फिर उपभोक्ताओं की रुचि, नए देश के नियम, ठीक है, देश के नियम, उन्नत वस्तु सेवा, ब्रांड बदलने के फलस्वरूप, मूल्य नीतियों के फलस्वरूप जो वो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा वो करता है। पैकिंग बदलने के कारण, वितरण के माध्यम में परिवर्तन, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। उसके बाद विपणन के तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 4 तत्व हैं विपणन मिक्स के। पहला उत्पाद, दूसरा स्थान, तीसरा संवर्धन, चौथा प्राइस। मतलब उत्पाद होगा, मतलब उत्पाद भी वो करेगा ना, विपणन मिक्स को प्रभावित करेगा। दूसरा स्थान, कौन से स्थान पे हम बना रहे हैं, कहाँ पे बेच रहे हैं, वहाँ पे ग्राहक कैसे हैं, फिर हम उसको प्रमोट कैसे करते हैं, तो संवर्धन हो गया। फिर उसकी प्राइसिंग क्या रखेंगे हम, कौन सी कमोडिटी को, कौन से मार्केट के कौन से सेगमेंट को हम बेचेंगे वो चीज़, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए जो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा अंदर डीप दिया हुआ है, तो आप स्टडी कर लेना PDF। ये PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDF फ्री में मिल जाएगी। विपणन परिवेश क्या होता है, विपणन परिवेश के समष्टि तथा व्यष्टि रूप को वर्णन करें। देखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कई आ चुका है 3-4 बार, तो इसलिए आप इसको देख लेना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सिंपल परिवेश का मतलब क्या होता है, वो ऐसी स्थिति है या फिर ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे विपणन वो हो रहा है, बदल रहा है, या फिर विपणन को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। देखो, परिवेश किसी संगठन के बाहर की वे शक्तियाँ हैं या दशाएं, घटक हैं जो संगठन की कार्य कुशलता और सफलता को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, तथा जिन पर उस संगठन के कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। हम बाहरी चीज़ों पर संगठन का नियंत्रण नहीं होता है। इन्वायरमेंट, जैसे आपने कहीं फैक्ट्री लगा ली, अब वहाँ पे भूकंप आ जाए, बाहर आ जाए, उस पर तो आपका कंट्रोल नहीं होगा ना, तो वो क्या होता है, विपणन परिवेश होता है, ठीक है। अब इसके दो वो होते हैं, मतलब 2 वातावरण
वातावरण होते हैं, एनवायरनमेंट होते हैं। पहला तो वेस्टी होता है, दूसरा समष्टि होता है। तो आप इसको डीप स्टडी कर लेना पीडीएफ से, मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा अगर मैं सारे क्वेश्चन करने बैठे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की क्रय विक्रय प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या करें। मतलब उपभोक्ता कैसे क्रय विक्रय करता है, क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आता है, पता नहीं क्यों आता है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए। पहला मतलब आप जाओगे मार्केट में तो आप आप किस पर्पज़ से जाओगे, कैसे आप जाओगे मार्केट। तो पहला आपको समस्या का अभाव होगा। मान लो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको समस्या हो रही है कि आपके पास पेन नहीं है, तो समस्या का अभाव आपको ये हुआ ना कि आपके पास पेन नहीं है, तो समस्या क्या हो गई, पेन की हो गई। तो पहला तो यही है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, मतलब समस्या का अभाव। दूसरा क्या है, क्रय पूर्व सूचनाओं की खोज। फिर आप ये सर्च करोगे कौन सा पेन मेरे लिए बेस्ट होगा, कौन से पेन से मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, या कौन सा पेन जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा पूर्व सूचनाओं की खोज। फिर उसके बाद विकल्पों का मूल्यांकन। अब आपने चीज़ें देख ली कि कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास, उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड में आप यही करोगे, विकल्पों का मूल्यांकन करोगे, ठीक है। यह शीघ्र टूटेगा नहीं, वजन में हल्का होगा कि नहीं, ठीक है, समान। मतलब आप अपने मन से जो उस प्रोडक्ट की खासियत होगी आप उस हिसाब से उसको कंपेयर करोगे। फिर क्रय संबंधी निर्णय। अब क्रय कैसे करोगे, क्रय नहीं करोगे, वो निर्णय लोगे लास्ट में आप, ठीक है, कि पहले की क्या खासियत थी, दूसरे की क्या खासियत थी, इस चीज़ें। उसके बाद आता है बाजार खंडीकरण की आवश्यकता। तो देखो बाजार खंडीकरण आपको आना चाहिए, बाजार खंडीकरण होता क्या है, ठीक है, उसके महत्व क्या होते हैं, वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, आप देख लेना, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर लगा रखा है, ठीक है। तो तत्व क्या क्या होते हैं, पहला है मापशीलता। यह एक ऐसा मापक होता है जिससे बाजार खंड की क्रय शक्ति तथा उसके आकार को मापा जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अभिगम्यता। इसका अर्थ है कि किसी सीमा तक विक्रेता प्रभावी ढंग से बाजार के खंड तक पहुंचकर अपने उत्पाद की बिक्री कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, पर्याप्त। मतलब कितना ज़्यादा, मतलब देखो बाजार खंडों को इतना विशाल तथा भूरा पूरा होना चाहिए कि विपणनकर्ता द्वारा किए गए प्रयासों को पर्याप्त मतलब लाभ जो हो सके उसको मैक्सिमम हो सके, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देख लेना क्या है, अभियोजनीयता, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट है इसके, ये चारों पॉइंट आप कर लेना, ठीक है, क्या क्या तत्व होते हैं बाजार खंडीकरण के, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बाजार खंडीकरण के आधार क्या क्या है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हो आप 2007, 8, 9 तीनों साल में आया हुआ है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट होगा ही, ठीक है। तो कौन कौन से आधार होते हैं बाजार खंडीकरण के, मार्केट सेगमेंटेशन के कौन कौन से आधार होते हैं। तो देखो एक तो होता है कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता के उस पर होता है, उपभोक्ता मार्केट होता है, एक इंडस्ट्री मार्केट होता है, उसमें ये 3-4 चीज़ें होती हैं। उपभोक्ता मार्केट में 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला भौगोलिक खंडीकरण, दूसरा जनसंख्याकी खंडीकरण, तीसरा मनोवैज्ञानिक खंडीकरण और चौथा व्यवहारिक खंडीकरण, ठीक है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री वाला, तो आप मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, 1 मिनट, ठीक है। वो क्वेश्चन देख लेना आप, मैंने इसमें बस पॉइंट्स आपको बता दिए, अंदर आप एक्सप्लेन खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संगठनात्मक जो बाजार होते हैं उसकी विशेषता क्या है, ठीक है। बाजार के स्वरूप भी आप एक बार पढ़ लेना, बाजार के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसी में एक टाइप संगठनात्मक बाजार होता है, या शॉर्ट नोट्स में भी आता है या फिर डिफरेंस वाले में भी आता है। तो ये बाजार कर लेना, इसकी क्या क्या विशेषता होती है। देखो इसमें क्रेता बहुत कम होते हैं, बायर्स क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। छोटे क्रेता होते हैं, क्रेता क्या होते हैं इसमें, छोटे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारा थर्ड पॉइंट है भौगोलिक केंद्रीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होते हैं बाजार होते हैं ये बड़े बड़े शहरों में होते हैं, ठीक है, जैसे मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है, ज़्यादा इनका फैलाव नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है व्युत उत्पन्न मांग, ठीक है। औद्योगिक मालों की मांग उपभोक्ता वस्तु की मांगों से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जूता बनाने वाली कंपनी चमड़ा खरीदती है और जूते बनाती है। यदि जूते के लिए अच्छी मांग अच्छी है तो कंपनी बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए अधिक जूते बनाएगी और चमड़ा अधिक खरीदेगी, ठीक है। तो ये होता है इसका पॉइंट। फिर ये क्या होता है, लोचहीन मांग होती है इसमें, ठीक है। इनइलास्टिक मतलब जो हम चेंज नहीं कर सकते। जब बहुत सी औद्योगिक वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग मूल्य लोच कम होती है तो इसका आशय ये होता है कि संपूर्ण मांग पर मूल्य परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। घटती बढ़ती मांग, इसमें जैसे देखा आपने डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वहाँ पे जो वो होता है डिमांड कम ज़्यादा होती रहती है, ठीक है, सीज़न के हिसाब से। फिर पेशेवर खरीदारी, ठीक है, यहाँ पे पेशेवर प्रोफेशनल परचेसर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। फिर उत्पाद विविधीकरण से आप क्या समझते हैं, उत्पाद विविधीकरण क्या होता है। देखो उत्पाद बनाने वाली कंपनी
उत्पाद बनाने वाली केवल एक कंपनी बहुत से उपभोक्ताओं को बहुत दिनों तक मुश्किल से संतुष्ट कर पाती है, लेकिन दूसरी ओर बहुत सी उत्पाद कंपनी अपने उपभोक्ताओं को बदलती हुई आवश्यकता तथा रुचियों को संतुष्ट करने के लिए वैकल्पिक उत्पाद प्रस्तुत कर सकती है। यही कारण है कि अधिकांश कंपनियां नीति अनुसार उत्पाद मिश्रण के अंतर्गत अपने उपभोक्ताओं के सम्मुख भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद प्रस्तुत करती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। नोकिया को आप लेके देखो, नोकिया ने विविधीकरण को नहीं अपनाया जल्दी, इसकी वजह से क्या हुआ, नोकिया की कंपनी फेल हो गई। ठीक है, पहले तो नोकिया ने समझ गई थी मार्केट को कैसे समझना है, उसके हिसाब से विविधीकरण उसने किया, चेंजेस टाइम टू टाइम करते रहा, लेकिन जैसे एंड्रॉयड का टाइम आया उसने विविधीकरण को नहीं अपनाया और वो फेल हो गई। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं शाओमी का, मतलब रेडमी MI की जो कंपनी है, वो क्या हुआ, उसने इंडियन मार्केट को समझा कि यहाँ पे कम पैसे वाले लोग भी हैं, ज़्यादा पैसे वाले लोग भी हैं, तो उसने कम रेट वाले भी प्राइस मतलब प्रोडक्ट बनाए और ज़्यादा रेट वाले भी प्रोडक्ट बनाए, तो जिससे क्या हो सके मार्केट के मतलब लोअर फैमिली और मिडिल फैमिली और हायर फैमिली, तीनों फैमिलीज़ को क्या करे, कवर कर ले। और साथ साथ धीरे धीरे जैसे इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती गई, इसने क्या कर दिया, ऑडियो प्रोडक्ट, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, मतलब सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे करते गया। तो ये उत्पाद विविधीकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, एक तो संबंध टाइप और एक असंबंध टाइप, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद होता है नए उत्पाद का विकास कैसे होता है, तो ये मैंने पहले वीडियो में इंग्लिश वाले में एक्सप्लेन कर रखा था हिंदी में, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संवर्धन, मतलब ये चैप्टर संवर्धन है। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, और कभी कभी डिफरेंस भी 1-2 पूछ लेता है। तो ये चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं, और पहले चैप्टर से 10 या 15 नंबर के आ जाते हैं, तो यहाँ से 30 नंबर मिनिमम तो कवर हो जाएंगे। तो ये चैप्टर आप अच्छे से कर लेना और समझ लेना। ठीक है, देखो संवर्धन का मतलब क्या होता है, कि संवर्धन का मतलब होता है कि संचार या संप्रेषण की एक व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संदेश, विचार या फिर मनोवृत्तियाँ या, ठीक है, इसका क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संवर्धन बोलते हैं। ठीक है, इसका महत्व क्या होता है, ठीक है, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं, संवर्धन हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ये इसका तो सबसे पहले महत्व होता है सूचना संप्रेषित करना। ठीक है, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए तो हम करते हैं ये। दूसरा क्या है, संवर्धन अनुयायीपूर्ण संप्रेषण है। ठीक है, क्या है, प्रमोशन इज प्रोसेटिव कम्युनिकेशन, मतलब मुक्त बाजार व्यवस्था में जहां उद्योग बड़ी संख्या में नई तथा बेहतर वस्तुओं को बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत करते हैं, बाजार अनेक प्रकार की सूचनाओं तथा भ्रमपूर्ण प्रचारों से भरा हुआ है। ठीक है, तो उन्हीं पर जो भ्रम पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए संवर्धन की आवश्यकता होती है। संवर्धन पुनर्स्मरण का कार्य करता है, मतलब मान लो कोई बायर कोई चीज़ खरीदना चाहता है बट वो भूल जाता है खरीदना, तो वो संवर्धन की वजह से क्या हो जाएगा, उसको दोबारा याद आएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट या ये चीज़ मैं खरीदने वाला था। ठीक है, सो ये इसके इंपॉर्टेंट्स होते हैं। उसके बाद होता है संवर्धन के तत्व क्या होते हैं, तो आपको देख लेना एक बार तत्व क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। सोपान क्या है, ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया के विभिन्न सोपान क्या है, तो पहला तो है ग्राहकों का पता लगाना, लक्षित श्रोताओं या फिर ग्राहकों का पता लगाना। ठीक है, यही होता है काम कि हम ग्राहक का पता लगाएं कि कौन इस चीज़ को खरीदना चाहता है या नहीं करना चाहता। ठीक है, फिर अनुक्रिया को सुनिश्चित करना, उनसे इच्छित अनुक्रिया मतलब उनकी जो इच्छा है कि तुम इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो कि नहीं, उसको सुनिश्चित करना। फिर संदेश का चुनाव, फिर प्रतिपुष्टि का एकत्रितकरण, मतलब जो भी हमारे पास फीडबैक्स आए हैं उसको कलेक्ट करना कि क्या क्या फीडबैक्स हैं या क्या क्या नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी पॉइंट्स है तो वो आप देख लेना, बाकी ये पॉइंट्स भी इनफ है अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, संवर्धन मिश्रण को प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ तो 2 बार लिखा हुआ है बट आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आई थिंक 7-8 बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, सो ये अच्छे से कर लेना, कौन कौन से कारक हैं जो संवर्धन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो 4 इनको भागों में विभाजित किया गया, 4 हुआ है। कौन कौन से हैं, देखो, पहला उत्पाद संबंधी कारक, दूसरा ग्राहक संबंधी कारक, तीसरा संगठन संबंधी कारक और चौथा स्थिति संबंधी कारक। ठीक है, अब इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको करने होंगे। ठीक है, तो आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड कौन कौन से कारक हैं,
कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट मार्केट में कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। फिर ग्राहक संबंधी में क्या आएगा कि ग्राहक को कैसी चीज़ें चाहिए, कैसी चीज़ें नहीं चाहिए, ग्राहक नया ग्राहक है या पुराना ग्राहक है। नया ग्राहक है तो उसको आपको सारी चीज़ें शुरू से बतानी होगी, पुराना ग्राहक है तो उसमें जो चेंज किए आपने वो बताने होंगे। फिर संगठन को आप कैसे वो कर रहे हैं, फिर उसकी स्थिति के हिसाब से भी चेंजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ स्थिति उसकी प्रभावित करेगी। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद आता है एडा करके। ठीक है, AIDA, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। आपको बस इसकी फुल फॉर्म याद करनी होगी। A फॉर क्या होगा, अटेंशन, मतलब ध्यान। पहला आप ध्यान दिलवाएंगे अपने प्रोडक्ट के। विक्रेता का पहला लक्ष्य क्या होगा, भावी क्रेता या ग्राहक को सही मन स्थिति में लाना, ताकि वो उत्पाद या सेवा के विषय में ध्यानपूर्वक उसकी बात सुन सके। तो पहला तो उसका ध्यान केंद्रित करना होगा, मतलब अटेंशन करना होगा। दूसरा रुचि। ठीक है, आइडा में दूसरी चीज़ आई आती है, आई मतलब इंटरेस्ट, और इसका हिंदी क्या होगा, रुचि। तो उसको रुचि लाना, फिर ध्यान आपने केंद्रित कर दिया, फिर उस प्रोडक्ट के लिए रुचि पैदा करना कि हाँ ये चीज़ इतनी अच्छी है, इसमें ये चीज़ है, तो वो रुचि मतलब उसको इंटरेस्ट आएगा तभी वो बाय करेगा आगे। फिर उसकी इच्छा जागृत होगी कि हाँ अब मुझे ये चीज़ बाय करनी चाहिए। फिर उसके बाद एक्शन लेगा वो कि हाँ बाय कर लेता हूँ मैं ये चीज़। ठीक है, सो ये एडा के 4 फॉर्म से चारों कर लेना आप। उसके बाद होता है सेल्समैन। जो एक अच्छा सेल्समैन होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो पहले तो शारीरिक गुण, मतलब वो शरीर से अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप देखो ये चीज़ गलत है, शारीरिक गुण का तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मार्केट के लिए ये चीज़ पॉजिटिव होती है। आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे या कुछ भी चीज़ खरीदने जाएंगे तो आपको जो सेल्समैन मिलेंगे वो अच्छे लुक में मिलेंगे। क्यों, ताकि उस एक लुक भी क्या करता है, जज करता है किसी प्रोडक्ट को बाय करने में। ठीक है, सो शारीरिक गुण अच्छा होना चाहिए। दूसरा संवाद पटुता, मतलब उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। फिर इंटेलिजेंट होना चाहिए, कोई भी अगर कस्टमर कुछ भी पूछ ले तो बताना होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में पूछ सके, तो लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो 4th पॉइंट ये शिक्षा का अनुभव होना चाहिए, मतलब शिक्षा भी होनी चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है सेल्समैन में। ठीक है, फिर उत्साह होना चाहिए, ये नहीं कि कोई बायर आया तो आप मतलब उत्साहित ही नहीं हो, तो उत्साह के बिना कोई भी चीज़ बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर पहल आपको करनी होगी। मान लो कोई आप किसी वी मार्ट में गए, वहाँ पे कोई कस्टमर चीज़ खरीदने मतलब जा रहा है और ख़रीद रहा है, तो आप पहल नहीं करोगे, मतलब उसके पास जाके उस चीज़ के बारे में नहीं बताओगे तो वो भी सोचेगा हाँ कि ये ज़्यादा मतलब मेरी कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं दे रहे या मेरे को वो नहीं दे रहे, तो वो भी चला जाएगा। ठीक है, सो पहल आपको करनी होगी पहले। फिर संवेदना, सिंपैथी देनी होगी आपको। फिर उसके बाद विश्वसनीयता होनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर, और ईमानदारी। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट थे जो आप कर सकते हैं, इसमें से 5-6 पॉइंट भी इनफ होंगे। विक्रय संवर्धन क्या होता है, इसके महत्व तथा साधन का वर्णन करें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। विक्रय संवर्धन मतलब वो सारे कदम जिनसे क्या हो सके, विक्रय को बढ़ाया जा सके, उसे विक्रय संवर्धन बोलते हैं। इसका महत्व क्या है, महत्व आप तो इजीली लिख सकते हैं। विक्रय संवर्धन के महत्व क्या है, ताकि हम अपने विक्रय को बढ़ा सके, लाभ कमा सके, कंपनी को ऊंचाई पे ला सके। ठीक है, ये सब इसके महत्व होंगे। फिर इसके साधन क्या क्या होते हैं, उपभोक्ता संवर्धन, व्यापार संवर्धन और विक्रेता दल संवर्धन। ये 4 इसके साधन होते हैं, चारों साधन आप कर लेना इजीली। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कि विज्ञापन क्या होता है, इसके क्या क्या महत्व होते हैं, क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखो विज्ञापन मतलब क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारें जिससे लोगों को पता चले। तो इसके 3 एक तरह से प्रकार हैं। पहला, बिक्री में वृद्धि करने के लिए आप विज्ञापन करोगे। पैसे क्यों खर्च करोगे, ताकि आपके सेल्स में इंक्रीज़ हो। सूचना देना, कोई भी चीज़ की सूचना देनी, नए प्रोडक्ट की या कुछ भी चीज़ की, तो उसके लिए आपको सूचना देने के लिए भी विज्ञापन करना होगा। तीसरा, कंपनी की छवि में सुधार। मान लो मैगी है, मैगी के बीच में कुछ पता चला था कि लेड मिला है मैगी में, तो मैगी ने उस चीज़ को क्लियरफाई किया। ठीक है, तो जो छवि होती है उसको सुधारने के लिए भी विज्ञापन बहुत हेल्प करता है। फिर उसके बाद 2 उद्देश्य होते हैं वैसे तो देखा जाए तो, एक सामान्य उद्देश्य होता है, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो सामान्य उद्देश्य मेन होता है, विशिष्ट में कुछ नहीं होता, तो आप स्किप कर देना, बाकी सामान्य में कर लेना। जैसे लक्षित ग्राहकों को सूचित करना, कोई भी चीज़ आपको चेंज हो या फिर उत्पाद सुधार है तो उस चीज़ में मतलब सुधार हुआ है कि नहीं, तो जो पहले के ग्राहक हैं उनको सूचित करना। फिर लक्षित श्रोताओं को लुभाना। ठीक है, अपनी ब्रांड वैल्यू से उन्हें लुभाना, अपने पास लाना। ठीक है, फिर उसके बाद नवीन उत्पाद का परिचय देना। आपने कोई नया और प्रोडक्ट लाया हो मार्केट में तो उसका परिचय देने के लिए भी विज्ञापन की आवश्यकता होती है। नए ग्राहक बनाकर बाजार को बढ़ाना। ठीक है, अपने कस्टमर की लिस्ट को इंक्रीज़ करना विज्ञापन से, ये भी इसका एक हुआ है। विज्ञापन के कौन कौन से माध्यम होते हैं, तो इसके 3 माध्यम होते हैं, मुद्रण माध्यम, प्रसार माध्यम और बाह्य माध्यम। मुद्रण में क्या आता है, प्रेस आता है। प्रेस में क्या आता है, समाचार पत्र पत्रिकाएं। ठीक है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं, क्या क्या हानियाँ होती हैं, कर लेना। जैसे समाचार का इंपॉर्टेंट क्या होता है कि
प्रेस में क्या आता है, समाचार। तो समाचार का इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोई भी इजली इसको वो कर सकता है, मतलब कोई भी ले सकता है, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे होता है, लेकिन पत्र पत्रिकाएँ क्या होती हैं, मासिक बेसिस पे, साप्ताहिक बेसिस पे होती हैं। तो इसकी अच्छी और बुरी चीज़ें हैं, ठीक है। प्रसार माध्यम क्या होता है, ब्रॉडकास्ट, मतलब रेडियो हो गया, टीवी हो गया। फिर रेडियो टीवी में क्या क्या डिफरेंस है और क्या अच्छी और बुरी चीज़ें हैं। जैसे रेडियो क्या है कि कोई रेडियो के लिए ना किसी को एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीवी में उसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी नो एजुकेशन चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बाह्य माध्यम में क्या आते हैं, बाह्य माध्यम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे पैम्फलेट हो गया, पोस्टर हो गया, ये सब चीज़ें। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं इजीली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर विज्ञापन का माध्यम का चुनाव करते हुए आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला तो है विपणन मिक्स के तत्वों का ध्यान रखना चाहिए, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, जो क्या थे, उत्पाद, कीमत, स्थान और संवर्धन। ये 4 पॉइंट तो पहला पॉइंट के अंदर है। फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है हमारा इसमें, दूसरा पॉइंट है हमारा विभिन्न माध्यमों के वर्णन निम्नलिखित हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट में ये सब चीज़ें हैं। ग्राहकों के चयन की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। भौगोलिक चयन, पहुंच, ठीक है। संदेश की पुनरावृत्ति, प्रकाशन अथवा प्रसारण का उपयुक्त समय चुनना कि कब प्रसारण करना चाहिए, ऐसे टाइम पे करना चाहिए जब वो लोग उसे देख रहे हो, ठीक है। लागत भी क्या हो, कम हो, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, लक्षित ग्राहक समुदाय, ठीक है। सो ये इसके पॉइंट्स है, ये देख लेना। फिर विज्ञापन और प्रचार में क्या डिफरेंस होता है ये देख लो, ठीक है। पहला है भुगतान के बेसिस पे, प्रायोजक कंपनी प्रयोग किए गए स्थान अथवा समय के लिए भुगतान करती है विज्ञापन में, लेकिन प्रचार में कंपनी कोई पैसा नहीं देती है, प्रायोजन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, विज्ञानकर्ता की पहचान की जा सकती है, प्राय एक कंपनी इसका प्रयोजन अपने उत्पाद अथवा सेवा के लिए करती है, ठीक है। प्रायोजक की पहचान नहीं की जा सकती, माध्यम ऐच्छिक रूप से इसकी प्रस्तुति करता है। विषय वस्तु क्या होता है इसमें, कंपनी के विज्ञापन संदेश की विषय प्रस्तुत एवं संदेश पहुंचाने पर पूर्ण नियंत्रण होता है। कंपनी का संदेश की विषय वस्तु पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है, मतलब इसमें विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है, जागृत करना, अपने कस्टमर को बढ़ाए रखना, ठीक है। लेकिन इसका क्या होता है, प्रचार का उद्देश्य क्या होता है, केवल समाचार सूचना सामग्री के रूप में प्रस्तुत अंत उपयुक्त नहीं है। अनुकूल अथवा प्रतिकूल कैसा भी प्रभाव पड़ सकता है, अच्छा बुरा प्रभाव कोई सा भी पड़ सकता है। भरोसा किस में होता है, इसमें कम होता है, लेकिन प्रचार में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस थे, ये तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।